सो वेरी गुड मॉर्निंग टू द क्लास। आज हम लोग बात करेंगे द डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने द फ्रेडरिक्स के व्यू पॉइंट को देखा था एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, और किस तरह से ये आइडिया जर्मिनेट होता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। इट इज़ एन idea which is created by the West, but they find its meaning, scope, relevance in the context of developing countries. The overall focus of development administration is the achieving the conditions of development, empowerment, and it focused on and it emphasized on the study of administrative system of the developing countries. तो फ्रेडरिक्स में हमने क्या देखा था कि एक हैंड में दैट कि जो इफेक्टिव सुपरविजन की बातें करता है कि दैट हाउ द पॉलिटिकल मेच्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शुड बी देयर, और अनदर हैंड में ये इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी बातें करता है कि दैट थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडेप्टेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, द साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से द कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दिस शुड बी द फोकस एरिया ऑफ DA। नाउ एक अनदर स्कॉलर्स एंड थिंकर्स के व्यू पॉइंट को देखेंगे एंड देन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये किस तरह से जर्मिनेट होता है और आज के टाइम में इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है। तो ये दो टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। एक द जॉर्ज गैंट का व्यू पॉइंट है, दैट इज द जॉर्ज गैंट। सॉरी, द फर्स्ट एस्पेक्ट वी विल डिस्कस टुडे द व्यू पॉइंट ऑफ जॉर्ज गैंट। ठीक है, जॉर्ज गैंट, एंड दूसरे हैंड में हम लोग बातें करेंगे द चेंजिंग प्रोफाइल, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ DA, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ DA। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं द जॉर्ज गैंट की थ्योरी से कि द जॉर्ज गैंट व्हाट ही से, द जॉर्ज गैंट। तो जॉर्ज गैंट बेसिकली रिक्स के आइडिया को ही सपोर्ट करते हैं, बट एक चीज ऐड करते हैं कि दैट ही से कि द DA ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट का मतलब प्रिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट, कि व्हाट शुड बी, कि दैट व्हाट शुड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड डू, माने व्हाट शुड बी को क्या कहा जाता है, द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, प्रिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट कि और क्या होना चाहिए। सो गैंट का मेन फोकस एरिया क्या था कि ही फोकस्ड ऑन द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ, he focused on normative aspect, normative aspect, normative is also known as prescriptive aspect, normative is also known as prescriptive, है ना, the prescriptive माने normative aspect of DA, normative aspect of DA. Now what is the meaning of this normative aspect, prescriptive aspect? So he tried to just explain his concept with the three important idea। तीन इन्होंने components की बातें करी कि that he discussed through the concept of, he discussed through the following concept, he discussed through the following concept, the following concept। तो जो गैंट का जो बेसिक व्यू पॉइंट है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव है, और ये क्या बातें करते हैं थ्रू एटीट्यूड, या ऐसे लिखें लॉयल्टी, नंबर 2 एटीट्यूड, loyalty, attitude
and number 3 is the purpose. Number 3 is the purpose, है ना. देखो द गैंट का आइडिया है वो सिंपल बातें करेंगे कि दैट डीए बेसिकली फोकस किस पे करता है, एडी पे. ठीक. सो इस सिंपल भाषा में यदि बोले तो व्हाट इज डीए? डीए इज नथिंग बट एस, द स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या लॉयल्टी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि दी हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए. लॉयल टू हुम? क्या वो नेता के प्रति हो, क्या वो किसी मिनिस्टर के प्रति हो, किसी इंडिविजुअल के प्रति हो, या फिर टू द पीपल हो, टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो, टू द सोसाइटी हो. सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न टाइम में. तो लॉयल्टी के थ्रू व्हाट ही रेफर कि दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी लॉयल. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी लॉयल. किसके टुवर्ड्स? लॉयल टू द पीपल, है ना, टू द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द सोसाइटी. तो दीज आर द वैल्यूज थ्रू विच द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी लॉयल. ये बातें करते हैं. जैसे रिक्स को यहाँ कनेक्ट करते रहेंगे. रिक्स क्या बातें करता है? डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपेसिटी इंक्रीज करना और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को फोकस करना कि सब कुछ ठीक हो. लेकिन ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बातें करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम माने ब्यूरोक्रेसी कैसा होना चाहिए कि दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. कैसा होना चाहिए? सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड. कैसे अकाउंटेबल हो पीपल ऑफ इंडिया के लिए, किसके लिए लॉयल हो? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. किसके लिए लॉयल हो? लार्जर बेनिफिट टू द सोसाइटी के लिए. तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट लॉयल्टी से इसको कैप्चर करते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी लॉयल टू द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी, न पब्लिक गुडनेस एट लार्ज, है ना, दैट इट फोकस ऑन द पब्लिक गुडनेस एट लार्ज. आए कुछ समझ में? सिंपल है. इसी में एक दो लाइन और ऐड कर लेंगे ना. कम टू द एटीट्यूड. ये सब जब काम करेगा कि दैट इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी की बातें कर रहे हैं, द टारगेटेड डिलीवरी की बातें कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किस एटीट्यूड के साथ काम करेगा? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एकदम किस तरह का हो? ऑटोक्रेटिक हो, इस तरह से होना चाहिए क्या इम्पैथेटिक होना चाहिए, क्या सेंसलेस होना चाहिए कि सेंसिटिव होना चाहिए? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कॉमन सेंस क्या बोलेगा कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? द एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए? इट शुड बी, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्टिव बातें करते हैं. कैसा होना चाहिए? इट शुड बी व्हाट? द सेंसिटिव. इट शुड बी द एम्पैथी समझते हो कि जैसे दूसरा को जो दर्द है वो आप कैसे समझेंगे? जब आपके अंदर सेंस, इमोशन, है ना, कनेक्टिविटी हो, तभी आप उसकी एम्पैथी को समझ सकते हैं. तो कैसा होना चाहिए? एम्पैथेटिक, राइट. उसी तरह से सेंसिटिव, एम्पैथेटिक, देन दैट इज कॉल्ड सो एटीट्यूड. इट शुड बी केयरिंग. द एटीट्यूड शुड बी केयरिंग, एटसेट्रा. तो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में एस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एटीट्यूड सेंसिटिव, एम्पैथेटिक, केयरिंग, है ना, तो प्रोटेक्टिव, ये सारा चीज होना चाहिए ना. पर्पस की बातें करेंगे कि पर्पस कैसा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का. द पर्पस कैसा होना चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड कि ओनली रूल मेनिया? रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. द पर्पस शुड बी कैसा होना चाहिए ना? रिजल्ट ओरिएंटेड. अब बताओ, चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए कि स्टेटस कोइस्ट होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, ऑलवेज एडेप्टेशन टू चेंज, बिकॉज चेंज इज द ओनली अनचेंजिंग रियलिटी और चेंज इज इनएविटेबल. चेंज तो होगा ही होगा. सो वन शुड टू रिमेन मीनिंगफुल, रिलेवेंट, वन शुड अडेप्ट टू चेंज, है ना. तो चेंज शुड बी प्रोग्रेसिव. कटिंग माई पॉइंट. तो इसी को बोला गया कि दैट purpose should be result oriented. The purpose should be that what? That is called result oriented. Then the outcome oriented.
it should be the target oriented, it should be target oriented, है ना, it should be progressive change, it should be progressive change, it should be progressive change, है ना, it should not be status quoist in the nature, है ना, it should not be plus should not be कैसा ना, स्टेटस कोइस्ट, स्टेटस कोइस्ट, स्टेटस कोइस्ट समझ में आ रहा है कि एकदम एडामेंट है कि हम चेंज ही नहीं करेंगे, अदरवाइज रिडंडेंट हो जाएंगे आप। इफ यू कैन नॉट राइट द आंसर्स तब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि चेंज, एंड चेंज शुड बी प्रोग्रेसिव, द चेंज शुड बी आउटकम बेस्ड, द चेंज शुड बी व्हाट, रिजल्ट ओरिएंटेड, द चेंज शुड बी टारगेट ओरिएंटेड, चेंज शुड बी सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसके डायरेक्शन में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डायमेंशन में। तो ये किस फोकस, गैंट किस चीज पे फोकस करता है, द गैंट फोकस करता है नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ डीए। नॉर्मेटिव माने प्रेस्क्रिप्टिव, क्या होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, the loyalty, attitude, purpose of administrative system should be to the people, should be result oriented, should be towards the that is called outcome oriented. It should be changing, it should be dynamic, it should not be remain status quo, it should not be remain lethargic, and that type of administrative system and that type of condition created is called DA। आए समझ में। तो नट सेल में लिखें गैंट को, इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग। तो इन नट सेल कंक्लूड कीजिए कि दैट इन नट सेल, है ना, नट सेल माने संक्षिप्त में, इन नट सेल द गैंट emphasized on progressive character of DA, emphasized on progressive character of development administration. It should be result oriented, it should be result oriented, it should be change oriented, it should be change oriented, it should be what, result oriented, change oriented, service delivery oriented, service delivery oriented, ठीक, oriented, and it should not be it and should not be what, status quoist, status quoist। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग दो थिंकर्स के व्यू पॉइंट्स को जब आप कोरोबोरेट करें एक साथ, तो क्या समझ में आता है कि व्हाट इज डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स, द डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन captures the two dimensions of administrative system. In one hand, it focused to increase the political maturity, the political stability. On the other hand, it should focus on modernization, the capacity building, and increasing the capacity and efficiency of administrative system. It should focus on the adaptation with the technology. It should focus on the changing character of the what, administrative system. On the other hand, the George Gant would focus on the prescriptive dimension of administrative system, that the attitude, loyalty, and purpose of administrative system should be effective allocation of the service, effective allocation of public values to the citizen. The attitude should be sensitive, should be caring, it should be empathetic to the citizen, to the constitution, to the environment. On the other hand, the very purpose of administrative system should to bring outcome, to bring change, to bring the progressive changes, it should be service delivery oriented. तो इस तरह से with
हम लोग ने क्या देखा कि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंसेप्ट और एक व्हाट शुड बी डायमेंशन को कवर किया। अब सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन पे चलते हैं कि दैट चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डीए। तो ये जो डीए का ये जो आइडियाज़ है ये किस तरह से जर्मिनेट हुआ और अभी तक जो कंटेम्प्रेरी आइडिया ऑफ द डीए है, अभी के टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हो रही है, अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बातें हो रही है, अभी डेमोक्रेटाइजेशन की बातें हो रही है, अभी ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही है, तो क्या अभी भी वही ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ 50s रेलेवेंट है या फिर अभी क्या क्या नए डायमेंशंस ऐड हुए हैं, ये किस में पढ़ेंगे हम लोग? एक चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डीए, फिर बाद में हम लोग एक पोस्ट और एंटी डेवलपमेंटल थेसिस की बातें करेंगे जहां पर इन्वायरमेंटलिज्म, दैट इज कंज्यूमरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी बातें करेंगे। तो लेट्स मूव टू द सेकेंड एस्पेक्ट दैट इज चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डीए। अब हम लोग चेंजिंग प्रोफाइल पे पढ़ते हैं कि ये क्या है, द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डीए, दैट इज changing profile, the changing profile of DA। तो जब चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ डीए को हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक चार्ट याद रखेंगे, द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डीए। थोड़ा इसको हिस्टोरिकल ही बनाते हैं कि ये डीए का आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ, सभी को पता है, अभी बताए हैं हम लास्ट क्लास में कि जो पोस्ट वर्ल्ड वार टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक आइडिया को क्रिएट किया गया जो वेस्ट ने क्रिएट किया और उस आइडिया का रिलेवेंस मीनिंग डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये डीए का जो बेसिक आइडिया है ये चेंजिंग प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट ना डाइकोटोमस कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट वर्सेस रेस्ट, यहीं से शुरू होता है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द डाइकोटोमस कॉन्सेप्ट, डाइकोटोमस concept of west versus rest, west versus rest, है ना? ये एक डाइकोटोमस कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट वर्सेस रेस्ट से शुरू होता है। एंड हु हैड गिवन दिस डाइकोटोमस आइडिया? दैट इज द ट्रूमैन, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट दैट the President Truman had created an idea, that is the dichotomous approach or dichotomous view या concept of west versus rest। एक आइडिया को क्रिएट किया गया कि that the west there is condition of development and the rest there is condition of underdevelopment। वो पुराना आइडिया याद करो, जो डेवलपमेंट कंडीशंस क्या था, जहाँ रोड है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, वो डेवलपमेंट है। और जहाँ पर ये सब नहीं है वो कैसा है? अंडर डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है। तो इस आइडियाज को अराउंड 50s के आसपास इस डाइकोटोमस अप्रोच को क्रिएट किया गया। द प्रेसिडेंट ट्रूमैन से कि दैट वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पर कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट है और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर कंडीशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। तो फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पर अंडर डेवलपमेंट का कंडीशंस है उनके लिए वेस्ट कैसा हो गया? एक डेस्टिनेशन जैसा हो गया कि आपको यदि अच्छे रोड, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए तो यू शुड अडेप्ट आवर कंडीशंस, और वेस्ट आपको सपोर्ट करेगा। तो वेस्ट आपको जो सपोर्ट करेगा वो किस फॉर्मेट में सपोर्ट करेगा? एड कंडीशनलिटीज के फॉर्मेट में सपोर्ट करेगा, है ना? सो दिस इज द डाइकोटोमस व्यू पॉइंट। द व्हाट इज दिस डाइकोटोमस व्यू पॉइंट? कि दैट द टू, यहां पर पार्ट बनाओ, एक साइड में बताओ दैट इज कॉल्ड द कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट, the conditions of development, the conditions of development, or there is conditions of underdevelopment, there is the conditions of underdevelopment, underdevelopment, ठीक है? तो ये जो conditions of underdevelopment है, जहाँ हमारा डेवलपमेंट नहीं है, पॉवर्टी है, प्रॉब्लम्स है, वो कहाँ पर मिलेगा आपको? रेस्ट में मिलेगा। रेस्ट किसको कह रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज को। रेस्ट माने डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है? तो डेवलपिंग कंट्रीज समझ पा रहे हो कि जहाँ पर
हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सब चीज़ का प्रॉब्लम है, वो डेवलपिंग है, और वो क्या है, कंडीशंस ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं दूसरे हैंड में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनको वो कहेंगे वेस्ट, वहाँ पर क्या है, देयर इज कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो वेस्ट का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्ट का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी आइडिया के साथ ये क्रिएट किया गया। नाउ यदि आपको डेवलपमेंट चाहिए फॉर द डेवलपिंग कंट्री, यू शुड अडेप्ट द कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट जो कि वेस्ट में है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दैट इनिशियली the west was the destination. Initially the west was the destination for developing countries. The west was the destination for developing countries. West was destination for developing countries. एंड वेस्ट से कि दैट आई विल हेल्प यू, तुम अपने को रिफॉर्म करो, और जो हेल्प या असिस्टेंस जो होता था उसी को क्या कहा जाता था, एड कंडीशनलिटीज। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने कि दैट देयर आर द टू डिफरेंट कंडीशंस, उसको क्रिएट किया गया इस आइडिया को। और डेवलपिंग कंट्रीज, इफ यू वांटेड द डेवलपमेंट देन यू अडेप्ट माई गाइडलाइंस। एंड व्हाट इज दिस माई गाइडलाइंस? दिस इज एड कंडीशनलिटी। मैं सपोर्ट करूंगा लेकिन आपको कुछ कंडीशंस के साथ। तो इस आइडिया को क्या किया गया, बेचा गया। दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट अप्रोच, है ना। इफ यू वांट डेवलपमेंट, फॉलो माई गाइडलाइंस, माई रूल्स। दिस इज ब्लूप्रिंट अप्रोच, मैंने डिक्टेटेड, मैं जो बोल दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चेंज करो आप। सो दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट अप्रोच। दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट अप्रोच। Blueprint approach. This is called blueprint approach. अब मुझे बताओ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन लोगों ने तो अडेप्ट करना शुरू किया। डेवलप्ड कंट्री ने गाइडलाइंस दिया कि आप मार्केट रिफॉर्म्स करो, सिविल सर्विस रिफॉर्म करो, इसके हिसाब से करो तब आपका सब कुछ ठीक होगा। इसको क्या कहा गया, ब्लूप्रिंट अप्रोच। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज 50s 60s के आसपास ब्लूप्रिंट अप्रोच में रिफॉर्म करना शुरू किए। अब मुझे बताओ सोच के कि क्या सारे डेवलपिंग कंट्री के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, कि अचानक से पॉवर्टी खत्म हो गया, अचानक से हेल्थ खत्म प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फूड सिक्योरिटी आ गया, ऐसा सब कुछ हो गया क्या? नहीं। इसको एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करो। जैसे मान लेते हैं कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते समय मोटिवेशन भी चाहिए, तो आप अलग अलग तरह के टॉपर्स के टॉक सुनते हैं। समटाइम्स यू रीड सम ऑफ द कटआउट्स फ्रॉम एनी एडिटोरियल कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ही हैड फॉलोड। तो कभी कभी टॉपर्स आपको बोल देगा कि आप इस तरह से पढ़ाई करें, आपको इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी बहुत लाइट वे में भी कहा दिया जाता है कि दैट मैंने 6 घंटे ही पढ़ाई करा और मेरा सिलेक्शन हो गया। यू स्टार्टेड रीडिंग द 6 आवर, आपको समझ में आएगा तो 6 घंटे में तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस ही नहीं समझ में आया। तो क्या आप यदि 6 आवर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? नहीं। कभी कभी आइडियली बोल दिया जाए कि मैं तो 15 घंटे पढ़ाई करता था, तो आप फिर 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मिस कहाँ करते हैं? मिस इस जगह पे करते हैं कि यू आर डिफरेंट पर्सनालिटी देन दैट द पर्सन। और सेकेंड पॉइंट, वो पर्सन नाउ इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, ही इज सेलेक्टेड कैंडिडेट, फॉर हिम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग। बट नाउ यू आर एन एस्पिरेंट, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपके काम करना पड़ेगा। दैट इज वाई आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट इमिटेटिंग। आप इमिटेट करते हैं किसी दूसरे को। आपकी यदि कैपेसिटी 8 आवर्स है तो आपको उस पर वर्क ऑन करना पड़ेगा। आपका यदि हेल्थ का इशू है तो आप हेल्थ के साथ तैयारी करेंगे ना, हेल्थ कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, है ना। कोई बोल दिया कि 10 घंटे डेली करना है, लेकिन आपका हेल्थ सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, 10 घंटे पढ़ेंगे तो और डिटोरिएट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जो हेल्थ के साथ भी तैयारी किया और हो गया। जैसे ईरा सिंगल, आप तो चलते फिरते मानुस है, वो ईरा सिंगल टॉप कर सकती है यूपीएससी के एग्जाम में।
तो इस तरह से अपने लिमिटेशंस को समझना है, तब जाके आप वर्क करेंगे, तब वो जाके प्रिस्क्रिप्शन काम करेगा, वो दवाई मेडिसिन काम करेगा। तो स्टार्टिंग के पीरियड में क्या बोला गया कि दैट रेस्ट माने डेवलपिंग कंट्रीज में आपके पास प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? हेल्थ अच्छा नहीं है आपका, ना पॉवर्टी का इशू है, एजुकेशन का इशू है, फूड वाइज इनसिक्योरिटी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है ना। ब्रिक्स इसी को क्या बोलते थे? मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब मल्टीपल डिसेबिलिटीज में इस डॉक्ट्रिन में बोला गया डाइकोटोमस अप्रोच में कि ब्लूप्रिंट अप्रोच, मेरा चीज फॉलो करो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी को बोला गया ब्लूप्रिंट अप्रोच, मतलब डिक्टेटेड अप्रोच। तो 50s एंड 60s का जो टाइम है वो क्या है? दैट इज द ब्लूप्रिंट अप्रोच। याद रखेंगे डीए का फर्स्ट पेज क्या है? 1950s एंड 60s। ठीक, दिस इज द फर्स्ट पेज। तो 50-60, what is this approach? It is called blueprint approach. Blueprint approach. अब इस blueprint approach के थोड़ा फीचर समझो कि क्या किस किस बातों पे ध्यान देना है। फर्स्ट फेज है द ब्लूप्रिंट अप्रोच, मतलब डेवलपमेंट के प्रोसेस को कैसे क्रिएट किया जा रहा है। अभी ब्लूप्रिंट अप्रोच में डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इफ यू वांट कंडीशन फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। सो दिस इज द ब्लूप्रिंट अप्रोच। और इसके क्या क्या फीचर्स होंगे? क्योंकि वेस्ट डिक्टेट कर रहा है, तो ये कैसा चीज है? द स्टेट लेड वेवेरियन मॉडल। स्टेट लेड वेवेरियन मॉडल, इसके हिसाब से आपको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। द स्टेट लेड वेवेरियन मॉडल। दूसरा चीज फोकस क्या करेगा? ये चीज इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है ना, क्योंकि इनका मेन एरिया क्या था? फोकस ऑन प्रोडक्शन। क्योंकि वेस्ट कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल पे है, तो वेस्ट बिलीव कि ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी का साइज बड़ा होगा, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। क्या कहते हैं इसको? दैट देयर इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक, व्हाट इज दिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट? कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा इंडस्ट्री लगेगा, ज्यादा इंडस्ट्री लगेगा तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगा, ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगा तो ज्यादा इनकम होगा, ज्यादा इनकम होगा तो आपका इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट। द फर्स्ट फेज में क्या था? स्टेट लेड वेवेरियन मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, और ये किस चीज पे फोकस करेगा? दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मॉडर्नाइजेशन। इट विल फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन Getting my point? That this blueprint approach will focus on state-led Weberian model, economic growth model, trickle-down effect, production, industrialization, urbanization and marketization. इस पे फोकस करेगा ये चीज़। ये कौन सा है? ब्लूप्रिंट अप्रोच। अब मुझे बताओ कि ये जो सॉल्यूशन था कि ये और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। कभी कभी जैसे आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे और मैं जबरदस्ती आपको बोलूँ कि ऐसे लिखते रहो, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? आपका मन गायब हो जाएगा कि अरे आज पढ़ाई छोड़ देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज योर नीड्स, कमी कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और देना चाहिए, लेकिन आप वर्क ऑन दूसरी चीज पे कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे इट सिम्स टू बी वेरी लुक्रेटिव कि आप वेबरियन मॉडल को अप्लाई करो किसमें? डेवलपिंग कंट्रीज में, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, वेबर का ब्यूरोक्रेसी है, वो ऑर्गेनाइजेशनल रेशनैलिटी पे काम करता है, ऑनेस्टी पे, ट्रांसपेरेंसी पे काम करेगा। लेकिन डियर, डेवलपिंग कंट्री में अभी खाने के पैसे नहीं है और वेबर के मॉडल को कैसे लगाएंगे? इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी यहाँ पर थोड़ा केयरिंग होना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? या फंक्शनल डिवीजन नहीं है, सो हाउ कुड यू अप्लाई द वेबर? सो दैट इज वाई प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हुए, नए नए प्रॉब्लम्स जर्मिनेट होते शुरू हो गए। और इसके चलते फिर 70s 80s तक आते आते लोगों को पता चलेगा कि प्रॉब्लम पहले पॉवर्टी था, अब पॉवर्टी के साथ साथ करप्शन भी तो हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ब्लूप्रिंट अप्रोच ये सेकंड फेज में चलते हैं। तो सेकंड फेज जब होगा तो 1960s एंड 1970s
तो 60s एंड 70s तक आते आते जो डेवलपिंग कंट्रीज के स्कॉलर्स थे, दे रियलाइज्ड कि जो ब्लूप्रिंट अप्रोच इट वाज बेसिकली नॉट ए सॉल्यूशन, रादर इट क्रिएटेड एन एडिशनल प्रॉब्लम्स, है ना। ये 10 12 साल 20 साल लगे लोगों को। तो 60s एंड 70s तक आते आते क्या हुआ कि दैट स्कॉलर्स in the developing countries, the scholars in developing countries understood, है ना, इनको समझ में आया धीरे धीरे, डेवलपिंग कंट्रीज understood that instead of that the blueprint approach they instead of solving the problems, germinated additional problems, try to get it कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और प्रॉब्लम शुरू हो गया। जैसे आप मतलब आपका हेल्थ थोड़ा सा लेट से दैट है, आपका जो बॉडी है वो थोड़ा हेल्दी है, ठीक, हेल्दी है, और लेट्स से यू पार्टिसिपेटेड इन ए रेस, लेट्स से 10 किलोमीटर ऑफ मैराथन रेस, ठीक, आज से 2 महीने बाद होना है। तो क्या हुआ कि यू मेट विथ एन इंस्ट्रक्टर और किसी से हुआ कि डेली तुमको 20 किलोमीटर दौड़ना है। तो दौड़ना है तो आज धीरे धीरे अडेप्ट करोगे ना, कि आज ही यदि 20 किलोमीटर दौड़ लोगे तो पता चला कि आपके मसल्स पेन हो जाएंगे, क्रैम्प्स हो जाएंगे। तो पता चला कि 10 किलोमीटर की तैयारी तो करनी थी बट अनदर प्रॉब्लम से अबाउंड हो गए। तो सेम चीज, दैट चेंज शुड बी प्रोग्रेसिव, चेंज शुड बी ग्रेजुअल। तो ये चीज 70s तक आते आते स्कॉलर्स को समझ में आया कि दैट ब्लूप्रिंट अप्रोच कोई सॉल्यूशन नहीं था, बेसिकली इट इज अनदर वे टू क्रिएट द वेस्टर्नाइजेशंस। सो डेवलपमेंट मीन्स वेस्टर्नाइजेशंस, है ना, एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चला गया। तो उन्होंने क्या बोला कि दैट रिएक्शन स्टार्टेड एंड reactions started and the most radical was dependency theory, and the most radical, है ना, and the most radical was, एक स्कूल का नाम लिखेंगे, डिपेंडेंसी थ्योरी। तो ये 70s तक आते आते कौन सा स्कूल वोकल हो गया, दैट इज डिपेंडेंसी थ्योरी। तो ब्लूप्रिंट अप्रोच समझ में आया। तो डिपेंडेंसी थ्योरीज अब क्या बोलेगा ये लोग ना, डिपेंडेंसी थ्योरी से आप लिखें द डिपेंडेंसी थ्योरी, द नेक्स्ट वन इज ए डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी, सो डिपेंडेंसी थ्योरी ने किस चीज़ को हाईलाइट किया, द डिपेंडेंसी थ्योरी सिंपली हाईलाइटेड कि दैट वेस्ट डिक्टेटेड मॉडल वाज बेसिकली नॉट ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, रादर इट इज ए न्यू फॉर्म ऑफ कोलोनियलिज्म या कोलोनाइजेशन, है ना। इट वाज, यू कैन राइट, द वेस्ट डिक्टेटेड फॉर्म was basically a form of new colonization या न्यू कोलोनियलिज्म, है ना। न्यू कोलोनियलिज्म का मतलब जो सेम फिनोमेना दोबारा होता है उसको न्यू कोलोनियलिज्म बोलते हैं, ठीक। The blueprint approach was not a solution but it dependent,
है ना, इट क्रिएटेड द डेवलपिंग कंट्री डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न कंट्री। समझ में आया? तो ये न्यू कॉलोनियलिज्म है। अब 80s तक आते आते किस चीज़ पे फोकस होना शुरू हुआ कि यार दूसरे से एक्सपेक्ट करना दिक्कत है ना, आपको खुद रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। ठीक, आप यदि कमी है किसी पेपर में, यदि लैंग्वेज पेपर में दिक्कत हो रहा है तो खुद मेहनत करना पड़ेगा ना, कौन आपको सिखा देगा? गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन फैसिलिटेट करेगा, कोई आपको बेसिक से थोड़ा ना उठा सिखाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर यही सब चीज़ें हो रही थी। तो 80s के आसपास जाते जाते, है ना, लिंकेज मिल रहा है कि 1980s का टाइम जब आया तो 1980s इस समय अनदर स्कूल कम दैट इज कॉल्ड द बेसिक नीड अप्रोच, है ना। द 80s के टाइम में कौन सा स्कूल आया? द बेसिक नीड अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच। अब ये क्या बातें करेगा? जैसा ही नाम सजेस्ट कर रहा है, बेसिक नीड अप्रोच। सो फोकस ऑफ दिस स्कूल इज दैट कि वट एवर द नीड दैट यू रिफॉर्म्स अकॉर्डिंगली, है ना। इफ देर इज ए प्रॉब्लम्स ऑफ द let's say the educational sector, increase the educational budget. If there is a problem of health, there is a problem of health concern, then increase the health budget. If there is a problems of what? Human resource, then please focus on human resource development. So if there is a problem of, let's say, insecurity and so lack of association with the job, focus on training, recruitment process. So whatever with the needs, focus on the needs approach. That is we call the basic need approach. Basic need approach का focus क्या था कि that the approach focused on the local needs and as per the needs reform should be there. As for the need, reform should be there. है ना, reform should be there. यदि if you are lagging behind in the technology, तो you should reform the policy on the science and technology, है ना। तो जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करना होगा। तो बेसिक नीड अप्रोच का मेन फोकस एरिया क्या था? प्लीज रिफॉर्म्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर, है ना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सोसाइटी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कल्चर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट शुड बी फोकस्ड. It should not be dictated, it should not be what is called West blueprint approach. तो ये क्या था कि ये फोकस किस पे था? इट फोकस ऑन द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. किस चीज पे फोकस करता है? इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इस चीज पे फोकस करता है. ये आइडियली बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन इस पे अमल नहीं होता है ना. क्योंकि देखो, इंप्लीमेंट होने के लिए कैपेसिटी भी तो चाहिए. कैसे कर लेंगे आप? बात तो कर रहे हैं रिएक्टिव, लेकिन करेंगे कैसे? और इसी बैकड्रॉप में 80s तक आते आते देखो क्या शुरू हो जाएगा. एक हैंड में ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हो जाएगा, दूसरे हैंड में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2 होता है, तीसरे हैंड में न्यू राइट फिलॉसफी चलना शुरू हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर रोलिंग बैक ऑफ स्टेट शुरू हो जाता है. तो कहीं कहीं अचानक से एक शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. शिफ्ट व्हाट इज दैट? देयर इज कॉल्ड द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अभी 4th पेज में लिखो. तो दैट इज कॉल्ड 1980s में क्या है? बेसिक नीड अप्रोच. बट इसमें एक लाइन लास्ट में नोट करके लिखेंगे, इट वॉज अ ओल्ड वाइन इन द न्यू बोटल. राइट? सो राइट डाउन. सो यहां पर लिखेंगे कि दैट but the basic need approach, but what is this? But the basic need approach was ideal. It was ideal. And towards the 1980s and towards the 1980s there was
a dramatic shift in DA. There was a dramatic shift. There was a dramatic shift in DA. डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिलता है. कहाँ का क्या ड्रामेटिक शिफ्ट है? दैट इज वी कॉल द what is called the एरोप्लेन अप्रोच. इसको कहते हैं द एरोप्लेन अप्रोच टू हेलीकॉप्टर अप्रोच. वी कॉल इट एरोप्लेन अप्रोच टू हेलीकॉप्टर अप्रोच. एक और चीज क्या सीखने को मिलेगा यहां पर? द बेसिक नीड अप्रोच टू लर्निंग प्रोसेस अप्रोच, है ना. अनदर चीज क्या हो गया? दैट इज द लर्निंग प्रोसेस अप्रोच. लर्निंग प्रोसेस अप्रोच. लर्निंग प्रोसेस अप्रोच. ये सब कब शुरू हो रहा है ना? 80s के टाइम में, 1980 के टाइम में ना ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिलता है कि अब फोकस करो सेक्टर वाइज. ये जो जरूरत है उस पर फोकस करना है. तो व्हाट वी टेक्निकली कॉल देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम एरोप्लेन अप्रोच टू हेलीकॉप्टर अप्रोच, है ना. जहां जरूरत है वहां पर रिफॉर्म्स की जरूरत है. नाउ 1990s में लिखेंगे गवर्नेंस टाइम. नेक्स्ट पेज क्या है? दैट इज द 1990s. 1990s देखो, दिस इज कैरेक्टराइज्ड विद गवर्नेंस फेज, है ना. दिस इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू गवर्नेंस फेज. This is characterized through governance phase. This is characterized through governance phase. Governance phase. Governance phase. It led emphasis to give more space to the private sector, है ना. It led more emphasis to, it led more emphasis to what? It led more emphasis to the greater role to the private sector, to the private sector, to the private sector, है ना. and focus on and focus on क्या फोकस करता है? the rolling back of the state. It focus on rolling back of the state. ठीक है, इसको लिखो फिर इसको समझते हैं कि जब आप देखो 1990s का जब टाइम आया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? गवर्नेंस एरा या गवर्नेंस पैराडाइम. निकोलस हेनरी के अकॉर्डिंग गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जो स्टेट का रोल है उसको रीडिफाइन करना, इसी को रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट कहते हैं या फिर स्टेट मिनिमलाइजेशन बोला जाता है. सो व्हाट वी एक्चुअली दैट टॉक्स अबाउट, इट ट्राई टू से कि गिव द मोर स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर. द एरियाज where the private player are capable, then please leave the space by the private sector, public sector. Public sector redefine its role. The role should be like a facilitator, not like a controller. Previously, the state acts as a controller, regulator. Now, please focus on facilitating aspect of the state. So, this episode is known as the state minimalism, rolling back of the state. And similarly, यहाँ पर बातें हो रही है कि the developmental administration should also focus on what? Governance paradigm. It should focus on participation of other players, participation of other stakeholders. That is why the developmental administration, which refers to the type of administration which focus on result oriented, target oriented, and कैसे अचीव होगा? थ्रू द सॉलिसिट पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स टू द सोसाइटी. जैसे एक लाइन में कंक्लूड क्या करेंगे? सो अंडर दिस गवर्नेंस पैराडाइम लिखो लास्ट में कि अंडर द गवर्नेंस पैराडाइम, under this
गवर्नेंस पैराडाइम DA माने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज री-क्रिश्चियनड, है ना, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन वाज री-क्रिश्चियन एज डेवलपमेंट मैनेजमेंट, री-क्रिश्चियन एज डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, इट री-क्रिश्चियन एज डेवलपमेंट मैनेजमेंट माने DM। और जहाँ पर भी मैनेजमेंट टर्म आप सुनोगे तो इसका मतलब ही हो गया कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को रोल देने की बात करता है। सो दैट अंडर द गवर्नेंस पैराडाइम द DA वाज री-क्रिश्चियन एज DM। इट means focused on multi-stakeholder networking approach, multi-stakeholder networking approach, ठीक है, multi-stakeholder networking approach। तो ये हो गया आपका चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ DA। जियो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अलग अलग फेजेज में राइज किया है, तो इसको हम लोग क्या एक बार रिकैप कर ले ना। एक हैंड में सारे लोग नोटबुक में लिख चुके हैं, नहीं तो इसको लिख लेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट ट्रूमेन्स का डॉक्ट्रिन द डाइकोटोमस अप्रोच ऑफ वेस्ट वर्सेस ईस्ट। यहाँ से डिबेट शुरू होता है। द डिबेट से कि दैट देयर इज अ कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट इन द वेस्ट and there is condition of underdevelopment in the rest, and for the developing country if they want development, please that reforms as per the guidelines given by, and this is called blueprint approach. So blueprint approach was sold, इसको sponsor किया गया that it is the solution to all the problems in the case of developing countries. 1960s and 70s में that is developing countries ने उसके according reforms किए, they brought reforms accordingly, but towards the 1970s and 80s it was felt that कि basically the blueprint approach was not a solution, rather it also created additional problems. Then scholars dictated few things, some reactionary schools come, and one such reactionary school was dependency school. The dependency scholars advocated that under the blueprint approach basically it was a neo-colonization, there was a new form of westernization. So development which was an inclusive concept, the development which was multi-dimensional concept, so under the blueprint approach it was not a process, rather development becomes imitation to the condition of the West. So आगे फिर टाइम चलता है during the 80s and the 90s that they focused on that sector specific model. There was a shift from aeroplane approach to helicopter approach, what they had discussed under what is called target based approach, ठीक है, that is basic need approach. Now with the emergence of the new right philosophy during 1970s, the more and more space given to the private sector, and under the wave of liberalization, privatization, globalization, and under governance paradigm the market players, private sector given the more and more emphasis, and that is why they focused on the state minimalism principle, they focused on the rolling back of the state, and in this way after the 1990 germinated into governance approach. So under the governance era the developmental administration was re-christened as developmental management, where the private sector given more and more space, the private sector were given more and more emphasis. So this is called changing profile of the developmental administration. अलग अलग फेजेज में बता दिया ना। एक एस्पेक्ट है कि अभी जो कंटेम्प्रेरी टाइम है वहाँ पर कुछ स्कॉलर्स हैं जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करते हैं। वही 80s का टाइम था जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आइडिया शुरू हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। तो एक क्वेश्चन अभी पूछते हैं ना कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों, इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली इसी डिबेट पे छिपा हुआ है। तो देयर इज अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेवलपमेंटलिज्म, और उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास सबको समझ में आई? आज की क्लास को अच्छे से पढ़ के इसका नोट्स बना के रिवाइज कर लेंगे, एंड try to imbibe the last two classes, because developmental administration, it is a topic, it will not only help in public administration,
but also it will help in the sections like section B of your that economics, where you have to discuss about sustainable development and all these. So आज की क्लास हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं. So thanks for the class.